अब वह जल्दी से रॉकी के ऊपर से उतरने की कोशिश करते हुए कसमसाने लगी, लेकिन रॉकी जो इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और नताशा को अपने ऊपर कसमसाते हुए देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नताशा की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे बिल्कुल अपने सीने से लगाते हुए कहा, हिलो मत वाइफी, थोड़ी देर और सो लो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। और रॉकी के मुंह से यह सुनने के बाद नताशा काफी हैरान थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रॉकी ने उसे वाइफी कहा, यह बात उसके लिए सचमुच अनएक्सपेक्टेड थी। और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नताशा ने महसूस किया कि रॉकी अपने हाथों को बड़े प्यार से उसकी पीठ पर सहला रहा है। और यह महसूस होते ही नताशा अपने होश में आई और अब वह गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। कहते हुए नताशा ने किसी तरह रॉकी की बाहों से खुद को छुड़ाया और वह तुरंत ही रॉकी के ऊपर से उतरकर उसके बगल में लेट गई और तुरंत उठकर बैठ भी गई। लेकिन नताशा के अचानक ऐसा करने से रॉकी अपनी आंखों को खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। लेकिन तभी नताशा रॉकी को एक नज़र गुस्से से देखकर बिना कुछ बोले टेंट से बाहर निकल गई। और नताशा को इस तरह जाते हुए देखकर रॉकी भी तुरंत ही अपनी जगह से उठकर उसके पीछे टेंट से बाहर निकला। वाइफी, कहाँ जा रही हो तुम? इस तरह जंगल में कहीं मत जाओ, खतरे से खाली नहीं है। मैंने सिग्नल भेज दिया है, थोड़ी ही देर में हमारे लिए हेल्प आ जाएगी, लेकिन तब तक तुम मेरे पास रहो। कहते हुए रॉकी नताशा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नताशा जो इस वक्त टेंट के बाहर निकल चुकी थी और जंगल की तरफ जाने लगी थी, उसकी बात सुनकर पलटकर रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, यह क्या बकवास लगा रखी है तुमने? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरा नाम नताशा है और मुझे नताशा ही कहो। मुझसे झूठे रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू कि तुमने मेरी रात को हेल्प की, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मदद खुद भी कर सकती हूँ। और खबरदार मेरे पीछे मत आना। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। तुम्हारी एलिना तुम्हारा वेट कर रही होगी। अगर उसे पता चला कि तुम अपनी एक्स बीवी की तलाश में जंगल तक आए हो, तो मुझे पता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम मेरे साथ नहीं, उसके साथ तो लॉयल्टी निभाओ। प्लीज उसके अरमानों के साथ तो खिलवाड़ मत करो। तुम्हारा रात भर किसी दूसरी लड़की के करीब रहना उसके दिल को हर्ट कर सकता है। कहते हुए नताशा की आंखों में दर्द था, लेकिन वह रॉकी की तरफ पलटकर नहीं देख रही थी, बल्कि अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही थी। रॉकी जो कि उसका पीछा कर रहा था, उसकी बातों को सुनने के बाद रॉकी को बुरा लगने लगा था, लेकिन इसके बावजूद वह जल्दी से उसके पास आकर उसके बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझ नहीं आया, और जब तक वह समझती, वह रॉकी की बाहों में थी। झटके से खींचे जाने के कारण उसके हाथ अपने आप ही रॉकी के दोनों कंधों पर चले गए और रॉकी ने अपने दोनों हाथों से नताशा की कमर को अपनी मजबूती से दबाते हुए अपने करीब करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। लॉयल्टी? और वह भी एलिना के लिए? नताशा, आई थिंक तुम्हें मुझे और एलिना को साथ में देखकर गलतफहमी हुई है, लेकिन सच मानो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तुमने जो देखा वह झूठा था। मेरे दिल में एलिना के लिए कुछ नहीं है। तुम एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब क्लियर करता हूँ। इन बातों को कहते हुए रॉकी अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए नताशा की तरफ देख रहा था, लेकिन नताशा उसकी बातों को सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए उसके साथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए रॉकी की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी क्लैरिफिकेशन, तुम्हारी बातें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि इन बातों से मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों का अनचाहा रिश्ता आज भी वही है और बातें क्लियर होने के बाद भी वही ही रहेगा। रॉकी, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे थे और तुमने मुझे अनजाने में उन सवालों के जवाब दिए थे, जिसे सुनने के बाद मैं इतना तो कंफर्म हो चुकी हूँ कि तुम एक पत्थर हो और तुम्हारे अंदर मेरे लिए किसी भी तरह का कोई जज्बात नहीं है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं तुम्हारे पत्थर जैसे दिल को पिघलाने की,
लेकिन पिघला नहीं सकती, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद क्रिश से इस बारे में बात करूंगी और हमारे रिश्ते की जो उम्मीद है उसे ब्रेक करूंगी, क्योंकि फालतू की उम्मीद मुझे बहुत हर्ट कर चुकी है, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी। तो रॉकी डेविडसन, मुबारक हो, हमारे बीच का यह अनचाहा रिश्ता आज अभी और इसी वक्त यहीं खत्म होता है। अब से तुम मुझसे पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम्हारी लाइफ तुम जैसे चाहे जी सकती हो, जिसके साथ चाहे जी सकते हो। कहते हुए नताशा की आंखों में आंसू और दर्द था, लेकिन उसकी बातों में एक गंभीरता थी जिसे सुनकर रॉकी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे नताशा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, लेकिन फिर उसे नताशा की बातों पर गुस्सा भी आने लगा था। आखिर यह लड़की उससे अलग होने के लिए कैसे कह सकती है। अब रॉकी गुस्से से नताशा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी ओर करीब करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मुझे इस रिश्ते से आजाद करोगी? नताशा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, या फिर तुम गुस्से और स्ट्रेस में अपना मेंटल बैलेंस खो रखी हो। मुझे एक बात बताने दो, मैं पत्थर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। मैं मानता हूँ वह दिल पहले तुम्हारे लिए नहीं धड़कता था, लेकिन ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दो। कहते हुए रॉकी ने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया, क्योंकि उसके पास भी आगे के शब्द नहीं थे। लेकिन नताशा उसकी बातों को सुनने के बाद गुस्से से दांत पीसते हुए उसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोली, क्या कहा? मेरा दिमाग खराब है? मैं मेंटल बैलेंस खो रखी हूँ? अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान और आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं रॉकी डेविडसन, होश में तो मैं अब आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि पत्थर पर चाहे कितना भी सर फोड़ लो, वह तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेगा। और तुम अभी भी शायद ही की बात कर रहे हो। वह शायद और उसकी उम्मीद मेरी लाइफ से जा चुकी है। मैंने बहुत हर्ट किया खुद को, और मेरे कारण मेरी फैमिली, मेरे भाई हर्ट हो रहे हैं, जो अब मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अब अपने आंसुओं को एक पत्थर के लिए नहीं बहाना चाहती। छोड़ो मुझे रॉकी, और जाने दो। कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी को देख रही थी, और रॉकी उसकी बातों को सुनकर अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह यूं ही नताशा की आंखों में उसके दर्द को देख रहा था। कुछ पल नताशा की आंखों में देखने के बाद रॉकी ने नताशा के चेहरे पर अपने एक हाथ से थामते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नताशा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। नताशा, मैं इतने दिनों से अपने अंदर के जज्बातों से लड़ रहा था। नताशा, तुम ठीक हो? अचानक ही यह शब्द रॉकी और नताशा के पीछे कुछ दूरी से आए, और इन शब्दों को सुनने के बाद रॉकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। नताशा, जो कि इस वक्त अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी की बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही उसका ध्यान पीछे की तरफ गया। उसने अपनी नजर घुमाकर देखा तो वहां समर, अथर्व और कृष खड़े थे। अपने भाई को देखकर नताशा ने जल्दी से रॉकी की बाहों से खुद की कमर को छुड़ाने की कोशिश की, और रॉकी की पकड़ भी नताशा पर ढीली हो गई। अब नताशा रॉकी से अलग हुई, तभी अथर्व दौड़ते हुए जाकर नताशा को अपने तरफ घुमाते हुए बोला, नट्टू मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? मेरी बहन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कहते हुए अथर्व नताशा को आगे पीछे उसके पूरे चेहरे पर देख रहा था। उसे अपनी बहन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, और फाइनली नताशा को सही सलामत देखकर उसे अपने सीने से लगाते हुए परेशान होते हुए बोला, ओ गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। कहते हुए अथर्व की आंखों में आंसू थे। वह नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी? तुझे जरा भी अंदाजा है अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? नताशा, तू ऐसा कैसे कर सकती है बच्चे? क्या तुझे अपने भाई की जरा भी चिंता नहीं है? क्या तुझे अपने भाई से जरा भी प्यार नहीं है? अरे मेरे बारे में नहीं तो कम से कम मॉम और डैड के बारे में तो सोचा होता। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं उन लोगों को क्या जवाब देता? कहते हुए अथर्व बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था, और अपने भाई को इस तरह
दुख में देखकर नताशा अपने भाई के आंसू पोंछने हुए अपनी आंखों में आंसू और इमोशन लिए हुए बोली, आई एम सॉरी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इसका एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जानती हूँ मैं अपनी बेवकूफ़ी में आकर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोगों को, लेकिन अब आई प्रॉमिस कि मैं ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मेरी वजह से मुझे या मेरे लोगों को जरा भी तकलीफ हो। अब नताशा की बात सुनकर समर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नताशा चलो ठीक है, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। और तभी क्रिस गुस्से से नताशा की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की? तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम्हारी वजह से मेरे पूरे सिक्योरिटी गार्ड, मेरी पूरी टीम रात भर तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। वह सभी अपनी जान पर खेलकर इतनी खतरनाक जंगल में सिर्फ तुम्हें ढूंढने आए थे। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या जरूरत थी तुम्हें जंगल की तरफ आने की? तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले घर चलो। और क्रिश को इतने गुस्से में देखकर नताशा, अथर्व और समर तीनों घबरा गए। रॉकी को भी क्रिश के गुस्से से डर लग रहा था। क्रिश का चेहरा गुस्से से पूरी तरह तमतमाया हुआ था। अब क्रिश वहां से बिना कुछ बोले वॉकी टॉकी निकाल कर अपनी पूरी टीम को वापस विला की तरफ जाने के लिए कहता है। वह लोग जंगल के काफी अंदर तक थे, इसलिए थोड़ी ही दूरी पर एक हेलीपैड पर आकर 2 हेलीकॉप्टर उतरते हैं। अथर्व नताशा को संभालते हुए अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है। समर भी उनके साथ बैठने जा ही रहा था, तभी रॉकी अचानक ही तेजी दिखाते हुए उनके साथ चॉपर में जाकर बैठ गया और समर का मुंह खुला का खुला रह गया। अथर्व भी अपने साथ रॉकी को देखकर चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास था कि शायद नताशा रॉकी के कारण ही टेंशन में आकर जंगल की तरफ भागी थी। लेकिन जब तक उसके पास सबूत नहीं है वह रॉकी को कुछ कह भी नहीं सकता था, और फिलहाल वह बहस करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेट अपनी बहन की तरफ था। रॉकी अपनी आंखों में कुछ दर्द और तकलीफ लिए नताशा को देख रहा था। नताशा ने एक नजर उठाकर रॉकी को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अथर्व बड़े प्यार से अपनी बहन को सीने से लगाते हुए उसकी पीठ को अपने हाथों से सहलाने लगा और उसे हिम्मत देने लगा। इधर दूसरी तरफ आशी और घर के सभी सदस्य राका को घेर कर उसके सामने ही बैठे थे, ताकि नताशा की खैर खबर ली जा सके। पूरी रात कोई भी वहां से हिला नहीं था, और तभी राका को इन्फॉर्मेशन मिली कि रॉकी ने नताशा को ढूंढ लिया है और अब वह सभी अपनी टीम के साथ वापस फार्म हाउस आ रहे हैं। यह खुशखबरी मिलते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आशी के दिल को भी ठंडक मिली। क्रिस और समर एक चॉपर में विला की तरफ आए और कुछ देर में नताशा अपनी पूरी फैमिली के सामने थी। वह काफी रो रही थी। उसे देखकर आशी उसे अपने सीने से लगाते हुए रोने लगी और उसे डांटने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन नताशा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बार बार सबसे माफी मांग रही थी। फैमिली मेंबर तो होते ही इसलिए हैं, उन्होंने नताशा को माफ कर दिया। वैसे भी नताशा का सुरक्षित रहना उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब अथर्व के कहने पर आशी नताशा को अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उसे बाथरूम में फ्रेश होने का कहकर वह उसके लिए कपड़े निकालने लगी। नताशा के कपड़े काफी गंदे हो चुके थे और जगह जगह से फट भी गए थे। उसे थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, जिस पर रात को रॉकी ने मेडिसिन लगाई थी, लेकिन वह जख्म अभी भी ताजा थे। नताशा बिना कुछ बोले चुपचाप बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ रॉकी भी किसी से बिना कोई बात किए अपने कमरे में आकर फ्रेश हो रहा था, और अब वह शावर के नीचे खड़े होकर शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी उसके बदन पर गिर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब उसकी आंखों के सामने नताशा के साथ बिताए हुए पल, उसका खूबसूरत शरीर, उसके मुलायम होठ, उसका प्यारा सा चेहरा घूमने लगा, जिसे महसूस करते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल नताशा की बातें उसकी आंखों में आने वाले आंसू याद करते हुए रॉकी को अपने दिल में एक बार फिर दर्द होने लगा।
जब नताशा ने कहा कि वह उसे आज़ाद करती है अपने रिश्ते से, यह बात याद करते ही उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने अगले ही पल अपनी आंखें खोलीं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं वाइफी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। हम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम उसे क्लियर करेंगे, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरा सुकून और दिल का चैन बनकर। कहते हुए रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। वहीं दूसरी तरफ नताशा बाथरूम में आकर अपने कपड़े रिमूव करती है। इस वक्त उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वह रॉकी की बातों को याद कर रही थी। रॉकी की कही हुई बात कि उसका एलिना के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और वह उसकी बात सुने, क्योंकि शायद इस शायद पर आकर नताशा की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। लेकिन नताशा अब रॉकी के बारे में कुछ सोचने ही नहीं चाहती थी। उसने किसी तरह अपने ख्यालों को झटकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने सारे कपड़े रिमूव किए, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह इस वक्त बाथरूम में बने हुए एक बड़े से मिरर के सामने खड़ी थी और अचानक ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, आ! और उसके साथ ही नताशा जल्दी से अपने आईने के सामने खड़ी होकर अपनी पूरी बॉडी को देखने लगी। लेकिन तभी नताशा की चीखने की आवाज कमरे में बैठी हुई आशिक ने सुन ली थी। अब वह बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर थोड़ा घबराते हुए नताशा को आवाज देते हुए बोली, अरे नताशा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चीखी क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? दरवाजा खोलो। अब आशी की आवाज सुनकर नताशा, जो कि अभी हैरानी से खुद को आईने में निहार रही थी, जल्दी से अपने भरे हुए गले को संभालते हुए आशी को जवाब देती है, नहीं कुछ नहीं, मैंने बस कॉकरोच देखा था। लेकिन अब ठीक है। नताशा के जवाब को सुनकर आशी थोड़ा रिलैक्स होते हुए उसे कमरे के अंदर से ही आवाज देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं और ब्रेकफास्ट भी मंगवा दिया है, बस आता ही होगा। नताशा कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर कई सारे लव बाइट देखे थे। उसकी पूरी बॉडी पर किसी के मजबूत पकड़ उंगलियों के निशान थे, जो कि अब लाल रंग के हल्के नीले रंग में बदलने लगे थे। इसके साथ ही उसे अपने सीने पर काफी दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बदन टूट रहा हो। उसने काफी देर से इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था, यह सोचकर कि जंगल में ज्यादा दौड़ने के कारण उसे थकान के कारण दर्द हो रहा है। लेकिन अब अपनी बॉडी की हालत देखकर उसके साथ क्या हुआ है, इस बात का अंदाजा वह लगा चुकी थी। उसके सीने पर कई जगह उंगलियों के निशान के साथ साथ गहरे किस के निशान भी थे, और यह निशान किसने दिए थे, इस बात का अंदाजा भी वह लगा चुकी थी, क्योंकि जब उसे होश आया था वहां रॉकी के अलावा कोई नहीं था। यह चीज समझने के बाद नताशा अपने मुंह पर हाथ रखकर धड़ाम से जमीन पर गिर गई और अपने हाथों पैरों को सीने तक बटोरते हुए रोते हुए अपने आप से बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? मुझे पत्नी नहीं मानते, मुझे प्यार नहीं करते, नजर उठाकर भी नहीं देखते और बेहोशी में मेरा फायदा। कहते हुए नताशा ने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया। वह काफी देर तक इस चीज को सोचकर रो रही थी, लेकिन जी भरकर रोने के बाद उसने अपनी बॉडी को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब बात मेरे प्यार की नहीं बल्कि मेरे रिस्पेक्ट की है। तुम्हें क्या लगता है हम हिंदुस्तानी लड़कियां इतनी गिरी हुई हैं कि कोई भी मर्द आकर उनका फायदा उठा लेगा? कभी नहीं। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे छूने का या मेरे करीब आने का। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहते हुए नताशा ने गुस्से से अपने आंसू पोंछे और शावर के नीचे खड़ी हो गई। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे रॉकी की हरकत भूली ही नहीं जा रही थी। वह गुस्से से अपनी बॉडी को रगड़ रही थी, क्योंकि उसे रॉकी की छुअन में किसी पराये इंसान की छुअन का एहसास हो रहा था। और हो भी क्यों ना, एक इंसान जिसने आपसे शादी की है, लेकिन इसके बावजूद वह शादी को मानने से इनकार करे, हर पल आपको इग्नोर करे, इंसल्ट करे, यह जानने के बावजूद कि आप उसे प्यार करते हैं, वह आपकी तरफ देख भी नहीं रहा
और फाइनली वह एक दिन आपकी बॉडी के साथ खेले। यह सचमुच एक औरत के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला है। जो चीज कोई भी इज्जत वाली लड़की तो बर्दाश्त नहीं करेगी। नताशा अभी भी शावर के नीचे खड़े होकर रो रही थी। हालांकि वह अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर वह अंदर से कितना टूटी है यह बात तो सिर्फ वही जानती है। थोड़ी देर बाद वह शावर लेकर अपने बदन पर बाथरोब लपेटकर कमरे में आई, जहां आसी उसका ही इंतजार कर रही थी। नताशा एक नजर आसी को देखकर अपने कपड़े उठाए और क्लोजेट रूम में जाकर चेंज किया। बाहर आने के बाद आसी ने बड़े प्यार से उसे सोफे पर बिठाकर उसके सामने ब्रेकफास्ट अरेंज किया। नताशा का खाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आसी के प्यार से ऑफर करने के बाद ना चाहते हुए भी थोड़ा सा खाना खा लेती है। अब आसी ने उसे मेडिसिन दी और उसे आराम करने के लिए कहा। नताशा ने इस वक्त एक लॉन्ग टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। आसी नताशा को अपने ही बेड पर आराम करने के लिए कह रही थी, लेकिन नताशा काफी समझदार लड़की थी। एक कपल के रूम में रहना उसे ठीक नहीं लगा और इसलिए वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए, आशी तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं दो कपल के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं आज गौरी के कमरे में जाकर सो रही हूँ। तुम यहाँ आराम करो, तुम्हारा साइको बस आता ही होगा। नताशा की बात सुनकर आशी उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह बात तो कहीं न कहीं आशी भी जानती थी कि अगर क्रिश को यह पता चला कि उन दोनों के बेडरूम में उनके अलावा कोई और है, तो शायद यह बात वह बर्दाश्त न कर पाए, क्योंकि क्रिश अपनी चीजों को अपने कमरे को लेकर काफी पजेसिव है, खास तौर से अपने रोमांटिक और क्वालिटी टाइम को लेकर। वह जब भी कमरे में होता है उसे आशी और अपने बीच एक हवा की दीवार भी नहीं चाहिए, वरना वह गुस्से से पागल हो जाता है, जिसे कंट्रोल करना फिर आशी के बस की बात नहीं थी। इसलिए आशी ने ज्यादा जिद भी नहीं की, लेकिन वह एक अच्छी बहन का फर्ज निभाते हुए नताशा से बोली, ठीक है, तुम गौरी के रूम में शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे उस कमरे में भिजवा दूंगी। यह सुनकर नताशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए हाँ में सर हिलाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। आशी मायूस नजरों से अपनी बहन को जाते हुए देखती है। भले ही नताशा ने अपने चेहरे के दर्द को छुपाने की कोशिश की थी, पर आशी एक लड़की है, वह अपनी बहन के चेहरे के दर्द को भला कैसे न समझ पाए। उसे अब अपनी बहन के लिए काफी तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रॉकी अपने कमरे में नताशा के आने का वेट कर रहा था, लेकिन नताशा आई ही नहीं। अब वह कमरे में टहल रहा था। इधर दूसरी तरफ अथर्व और समर एक ही कमरे में रेस्ट कर रहे थे। अथर्व काफी दुखी था और समर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वह एक भाई की परेशानी को अच्छे से समझ सकता था। वहीं दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में बैठे हुए क्रिश के आने का इंतजार कर रही थी। वह बार बार बालकनी में खड़े होकर क्रिश का विला की तरफ आने का रास्ता देख रही थी और तभी अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। आशी को एक पल नहीं लगा यह समझने में कि यह कोई और नहीं बल्कि क्रिश है, क्योंकि उसके कमरे में डायरेक्ट कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। इनफैक्ट जब तक आशी किसी को खुद ना लेकर आए, उसके कमरे में कोई आ भी नहीं सकता था। वह जल्दी से बालकनी से निकलकर कमरे की तरफ दौड़ी और अब अपने सामने क्रिश को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्रिश अपने बदन से लेदर जैकेट को उतार कर साइड रख रहा था, तभी उसकी नजर भी आशी की तरफ गई। आशी जल्दी से दौड़कर क्रिश की तरफ आई, तभी क्रिश अपने चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान और आंखों में चमक फैला दी और आशी की अगले ही पल एक जंप के साथ क्रिश के सीने से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, साइको तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, कहाँ थे इतनी देर तक। कहते हुए आशी ने छोटा सा पाउट बनाकर अपना चेहरा क्रिश के सीने से निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए वह किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी, जैसे कि एक बच्चा अपने पापा का ऑफिस से आने का इंतजार करता है। और आशी के मासूम से छोटे से चेहरे को देखकर क्रिश अपनी मासूम और छोटी सी बीवी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए, अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन रखते हुए, उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है फायरफ्लाई, तुम मुझे याद कर रही थी।
क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्रिस की बात सुनकर आसी मासूमियत से अपने चेहरे को क्यूट सा बनाकर ना में सर हिलाते हुए, क्या मुझे चाहिए? तभी मैं तुम्हें याद करती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, बिकॉज आई लव यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो और आसी तुमसे बहुत प्यार करती है, सबसे 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 ज्यादा प्यार। कहते हुए आसी एक बार फिर उसके सीने से लग गई और आसी के मुंह से एक बार फिर लव कन्फेशन सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्रिश ने आसी को गोद में उठा लिया। आसी गिरने के डर से अपने पैर हल्की सी मुस्कान लाती है। क्रिश आसी की कमर पर अपनी हाथ लपेट देता है और वह धीरे धीरे चेहरे की तरफ देखने लगी। तभी क्रिश ने उसके चेहरे और आंखों की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, अच्छा इतना प्यार करती हो तो सुनो फायरफ्लाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे चाहिए। कहते हुए क्रिश की आंखों में आसी के लिए कुछ था जिसे आसी समझ नहीं पाई और वह अपने चेहरे पर क्यूट सी डिंपल वाली मुस्कान लाती है, जिसके कारण उसकी काली गहरी आंखें छोटी छोटी हो गईं और वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने लगी। उसने चाहते हुए क्रिश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ओके तो तुम फ्रेश हो जाओ साइको, मैं अभी ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे करते कहते हुए आसी उसकी गोद से उतरने लगी, लेकिन तभी क्रिस उसे अपनी मदहोश नजरों से देखते हुए अपने दोनों हाथों को उसके बदन पर सर रखते हुए उसे लगभग दबाते हुए बोला, नहीं फायरफ्लाई, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरह से, बिकॉज सिर्फ फायरफ्लाई ही साइको की भूख मिटा सकती है। और ऐसा होते ही आसी क्रिश की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। वह अचानक ही घबराते हुए अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, लेकिन साइको मुझे दर्द, ब्रेकफास्ट और इससे पहले कि आसी आगे कुछ कह पाती, क्रिस उसकी बातों का मतलब समझते हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब आते हुए अपनी सांसें उसके चेहरे को छोड़ते हुए मदहोश आवाज में बोला, दर्द नहीं प्यार होगा और पहले मेरी इस भूख को मिटाओ। और देखते ही देखते आसी और क्रिश एक दूसरे में खो गए। और जहां अब इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे, एक कपल अपने प्यार भरी दुनिया में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक कपल एक दूसरे से बिछड़कर संभलने की कोशिश कर रहा था। रॉकी नताशा का कमरे में आने का इंतजार कर रहा था और नताशा गौरी के कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, इस बात से अनजान कि अब दोनों की जिंदगी में आने वाला है एक बहुत ही अनोखा मोड़, जिसकी कल्पना ना तो नताशा ने की थी और ना ही रॉकी ने। देखते ही देखते शाम और शाम से रात हो गई। नताशा कमरे से बाहर निकली। ऐना के कहने पर आसी और गौरी ने नताशा को कमरे में ही समझा बुझाकर किसी तरह खाना खिला दिया, लेकिन रॉकी जो इस वक्त नताशा के एक बार बात करने के लिए बेचैन हो चुका था, अब उसे समझ आ गया था कि नताशा उसे इग्नोर कर रही है। वह गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वह दांत पीसते हुए अपने कमरे के सामान को इधर उधर पटकते हुए चिल्लाते हुए अपने आप से बोला, नहीं नहीं नताशा, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इधर नताशा गौरी के कमरे में बालकनी में बैठी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और वह चांद को देख रही थी। अगर मिल जाती सबको मोहब्बत में अपनी मंजिल तो फिर इन रातों के अंधेरे में शायरी कौन करता। कहते हुए उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक होने की आवाज से गौरी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने अथर्व था। अथर्व को देखकर गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अथर्व भैया आप? अथर्व ने मुस्कुराते हुए गौरी से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गौरी ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, अरे क्या भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, भैया चलिए ना। अथर्व अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कमरे में आया। अब वह अपनी नजर कमरे में दौड़ा रहा था। यह देखकर गौरी समझ चुकी थी कि अथर्व नताशा को ढूंढ रहा है। उसने अथर्व को बालकनी की तरफ इशारा कर दिया और खुद सोने से पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। अथर्व चुपचाप नताशा के पास जाकर उसके झूले के बगल वाली सीट पर बैठ गया। अथर्व के एहसास को महसूस करते ही नताशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछने शुरू कर दिए, जो अथर्व ने उन्हें पहले ही देख लिए थे।
उसे अपनी बहन को इस दर्द में देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने तुरंत ही अपनी बहन को सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए बोला, अंदर ही अंदर घुटना बंद कर तू, इतनी तकलीफ देगी हमें। तू जानती है, तुझे इस तरह दर्द में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ तू जंगल में यूं ही नहीं भागी होगी, पर क्या तूने एक बार भी नहीं कोई गलत फैसला लेने से पहले अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? मेरी छोड़ मॉम डैड के बारे में नहीं सोचा? तूने ऐसा क्यों किया नट्टू? अपने भाई की शिकायतों को सुनकर नताशा रोते हुए उसके सीने से लगते हुए बोली, आई एम सॉरी भाई, पर यह दर्द अब मुझसे सचमुच बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई मैं इस दर्द और तकलीफ से दूर जाना चाहती हूँ। भाई प्लीज, क्या हम लोग नीदरलैंड वापस चल सकते हैं? ऐसा मेरा यहाँ दम घुट रहा है। और यह सुनकर अथर्व उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर अपने हाथों में थामते हुए प्यार से बोला, क्या तू सचमुच जाना चाहती है? क्या तुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से जाने के बाद तू अपने दर्द को भुला पाएगी? अगर ऐसा है तो हम लोग जरूर चलेंगे, पर एक बार सोच लेना तू, क्योंकि तकलीफों से भागने से तकलीफें कम नहीं होती, बल्कि उसका सामना करने से होती हैं। भूल जाओ उस इंसान को जिसके कारण तेरी आंखों में आंसू हैं, और उसे इंसान को देखो जिसकी ख्वाहिश सिर्फ तेरे चेहरे की मुस्कान है। तेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुझे बहुत प्यार करते हैं। नताशा दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए अथर्व के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ भाई, अब मैं उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। प्लीज आप आशी और क्रिश से इस बारे में बात कीजिए। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। अपनी बहन की बात सुनकर अथर्व धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। थोड़ी ही देर बाद अथर्व वहां से चला गया और अब रात के 2 बजे गौरी और नताशा बिस्तर पर सोए हुए थे। नताशा की आंखों में नींद नहीं थी, इसलिए वह उठकर बालकनी में जाकर दोबारा बैठ गई और चांद को देखने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। नताशा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और पीछे पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसका वहम है। नताशा वापस बालकनी में झूले पर बैठ गई और तभी अचानक ही कोई उसके सामने आ गया। सामने खड़े शख्स को देखकर वह घबराते हुए जैसे ही आवाज निकालने वाली थी, तभी रॉकी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी आंखों से घूरते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, मैं हूं, शोर मत करना, मैं हाथ हटा रहा हूं, कहते हुए रॉकी ने अपना हाथ हटा दिए। अब नताशा गुस्से में रॉकी को अपने सामने देखकर दांत पीसते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहते हुए नताशा वहां से जाने लगी और तभी रॉकी उसके हाथ को पकड़कर झटके से अपने करीब खींचता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी, तुम ऐसे मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकती। मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले यह बताओ कि तुम कमरे में क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम यहाँ गौरी के रूम में क्या कर रही हो? तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ हमारे कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। कहते हुए रॉकी नताशा के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने को हुआ, तभी नताशा गुस्से से रॉकी का हाथ झटकते हुए उस पर दांत पीसते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे कमरे में और ना ही तुम्हें मुझे तुम्हारी बात सुननी है। और क्यों जाऊं मैं तुम्हारे कमरे में, ताकि तुम नींद में मेरी बेहोशी का फायदा उठाओ, मेरे शरीर के साथ खेलो और अपनी हर हसरतें पूरी, अपनी तड़प, अपनी प्यास मिटाओ। छी, मुझे तो घिन आती है तुमसे। तुम इतना कैसे गिर सकते हो रॉकी? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। प्यार नहीं करते समझ में आता है, पत्नी नहीं मानते एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तो जरा यह बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया लड़की को बेहोशी में फायदा उठाने का? मुझे यकीन नहीं होता तुम वही रॉकी हो जिसे कभी मैंने जाना था। कहते हुए नताशा की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसकी बातों को सुनकर रॉकी कंफ्यूज होते हुए बोला, व्हाट? तुम क्या बातें कर रही हो नताशा? मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब क्लियर करता हूँ। प्लीज मुझे एक बार समझाने का मौका दो। अब नताशा को रॉकी पर
और भी गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से रॉकी को खुद से दूर धक्का देते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं क्या बातें कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम इतने शरीफ तो नहीं हो रॉकी। तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो मेरे साथ किया उस बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है, अपनी हवस मिटाने की कोशिश की है, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी चाहत के। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम्हें किसने हक दिया मेरे करीब आने का? मुझे नफरत हो रही है तुमसे कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। एक बात बताओ रॉकी, और कितनी लड़कियों के साथ किया है तुमने यह सब? क्या एलिना के साथ भी? छी! कहते हुए नताशा के चेहरे पर घिन साफ नजर आ रही थी। तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से रॉकी, वरना मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। अब नताशा की बातों को सुनकर रॉकी को काफी हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा भी आने लगा। वह नताशा की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचते हुए उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो नताशा? तुम मेरा नाम एलिना के साथ कैसे जोड़ सकती हो? कुछ पता ना हो तो मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। मैं यही बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा और एलिना का कोई रिलेशन नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें किस किया था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की है या तुम्हारा फायदा उठाया है। मैंने तुम्हारे साथ यह किया है नताशा, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। हम दोनों शादीशुदा हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे घटिया कहो। मैं तो बस। और इससे पहले कि रॉकी आगे कुछ कह पाता, नताशा गुस्से से रॉकी की आंखों में देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, मैं तो बस क्या? बोलो रॉकी, क्या करना चाहते थे तुम? और किस रिश्ते का हवाला दे रहे हो तुम मुझे? वह शादी जिसे तुमने कभी शादी मानी ही नहीं। कल तक तो तुम्हें मुझसे नफरत हो रही थी। तुमने यहाँ तक कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन तुम ऐसा कैसे मेरे साथ क्यों कर रहे हो? एक मिनट, कहीं तुम मुझे किसी बाजारू लड़की की तरह तो नहीं समझ रहे? या फिर तुम्हारी आज तक इतनी सारी बनी हुई सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की तरह, जो बिना किसी रिलेशनशिप या फीलिंग के तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाए, जिसके साथ तुम अपनी मर्जी से मजे करो, एंजॉय करो? क्या यही बात है? रुको 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 रॉकी डेविडसन, तुम गलत लड़की पर ट्राई कर रहे हो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं मानती हूँ मैंने तुमसे प्यार किया है, बेवकूफ़ी में आकर तुमसे शादी भी कर ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुम लोगों के इंग्लिश कल्चर में यह सब नॉर्मल है, पर मेरे हिंदुस्तान में नहीं। मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां अपनी जान देना पसंद करती हैं, पर किसी की बिस्तर की शोभा नहीं बनती हैं। तुम्हारे प्यार में जिंदगी भर रोना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी रखेल, तुम्हारा मजा करने का सामान नहीं बनूंगी। जाओ रॉकी डेविडसन, अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। नताशा रुद्र प्रताप सिंघानिया तुम्हारे जिस्म की गर्मी ठंडा करने की चीज नहीं है। मैं ही पागल थी जो मैंने तुमसे प्यार किया, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। मैं बेवकूफ तुम्हारे प्यार में बार बार अपने आप को हर्ट कर रही थी, लेकिन अब नहीं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। मैं तुमसे दूर जाऊंगी, भूल जाऊंगी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने रोकर भी देख चुकी हूँ रॉकी, तुम्हें सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए नताशा की आंखों में बेहिसाब दर्द था, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान और फीकी सी हंसी लाते हुए बोली, हा हा हा, मुबारक हो रॉकी डेविडसन, तुमने मुझे तोड़ दिया। मेरे प्यार को, मेरे भरोसे को, मेरी मोहब्बत को, हर चीज को तोड़ दिया। तुम जीत गए और मैं हार गई। तुमने सही कहा था, हम दोनों का मिलन इम्पॉसिबल है। जाओ रॉकी, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। मैं भूल जाऊंगी तुम्हें, चली जाऊंगी तुमसे बहुत दूर और कभी लौट कर नहीं आऊंगी।
तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती, अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रॉकी ने अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा की बाकी बातें उसके मुंह में ही दबी रह गई थीं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है अब नताशा और रॉकी एक हो जाएंगे, या हो जाएंगे हमेशा के लिए दूर? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।